हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे इस चैप्टर का, तभी हम एक्सरसाइजेज अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नेम जो है डेटा हैंडलिंग होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या चीज़ होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना क्या कहलाता है, हमारा डेटा कहलाता है। अब जैसे मान लिया आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास टीचर क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है मार्क्स की, आपके मैथ में कितने कितने मार्क्स किस किस बच्चे ने स्कोर किए हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा डेटा कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेटर हैं जैसे विराट कोहली हैं, हमने क्या देखा कि उसने मान लिया 500 मैचेस प्ले किए हैं टोटल, और उसमें से उसने इतने रन स्कोर किए हैं, इतनी विकेट ली हैं या फिर इतनी बॉल्स डाली हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमारी डेटा कहलाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी हैंडलिंग। क्या चीज़ होती है, ऑर्गेनाइज द डेटा इन सिस्टमेटिक मैनर, डेटा को किसी एक मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करके रखना क्या कहलाता है, हैंडलिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। मान लिया आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं ABCD, उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं 30, 40, 20 और 60। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर तो सभी नेम डाले हैं, सेकंड के अंदर मार्क्स डाले हैं। अगर मैं इस डेटा को मिक्सअप कर दूं, नेम के अंदर A 30, B D, मार्क्स में C 40, 60, 20 मिक्सअप कर दिया मैंने, कभी नेम इधर लिख दिया, कभी मार्क्स इस कॉलम में लिख दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेटा का मिक्सअप। एक पर्टिकुलरली ऑर्डर में ऑर्गेनाइज नहीं किया मैंने। ठीक है। ये क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज डेटा होगा, ये अनऑर्गेनाइज डेटा होगा, मतलब किसी ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ है, और ये क्या है, हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा। इसी चीज को कहते हैं हम हैंडलिंग करना। आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर हम जो डेटा की हैंडलिंग करते हैं ना, वो ग्राफिकल मेथड से करते हैं, ग्राफ्स के द्वारा। तो हम यहां पे अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब कौन कौन सी टाइप के हम ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ। अब यहां पे देखो, पिक्टो मीन्स क्या होता है, कोई भी पिक्चर या सिंबल, किसी भी सिंबल की हेल्प से या किसी भी पिक्चर की हेल्प से कोई भी ग्राफ बनाना क्या कहलाता है, हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है। तो यहां पे लिख भी देंगे, इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर रहेगी। डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, सिंबल्स के द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट करना। अब जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी कोई भी मतलब पास में, घर के पास में कोई भी शॉप है, और वहाँ पे मान लिया मई का मंथ है, मई के मंथ में आपकी कॉपीज वगैरह या बुक वगैरह सेल होती हैं। हमने देखा कि 1 मई को कुछ बुक सेल हुई हैं, 2 मई को कुछ बुक सेल हुई हैं, 3 मई को कुछ हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लिया हम अपनी बुक का सिंबल बना लेते हैं, ये मान लिया हमारा क्या है, बुक का सिंबल। ठीक है। ऐसे एक बुक होगी तो उसको मान लेते हैं हम 20 बुक्स। अब यहां पे उसने ग्राफ शो कर दिया कि 1 मई को उसके पास ये इस तरीके से उसने डेटा शो कर रखा है। ये मान लिया क्या है हमारे पास डेटा। अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि 1 मई को उसके पास कितनी बुक सेल हुई, तो यहां पे देखो 1 मई में उसने कितनी बुक शो कर रखी हैं, 2 बुक, और एक बुक किसके इक्वल है, हमारी 20 बुक्स के। तो टोटल कितनी बुक सेल कर दी उसने, 20 और 20 40 बुक्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। 2 मई को मान लिया उसने दिखा दिया, इस तरीके से बुक्स ड्रॉ कर रखी हैं उसने अपने पिक्टोग्राफ में, और सिमिलरली यहां पे है एक और बुक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब अगर मान लो कोई पूछता है कि 2 मई को कितनी बुक सेल हुई हैं, तो यहां पे देखो एक बुक 20 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो यहां पे 1 2 3 बुक्स शो कर रही है हमारी को, तो 20 + 20 + 20, तो टोटल कितनी बुक सेल हुई यहाँ पे 60, और यहाँ पे कितनी हुई 40।
तो 1 मई को 40 बुक सेल हुई हैं, 2 मई को 60 बुक हुई हैं। अब जो थर्ड चीज़ आती है, मान लिया 3 मई को आपका ग्राफ जो है इस तरीके से गिवन मिल जाए आपको, यहाँ पे ये तो फुल बुक्स है, ये हाफ गिवन है। हाफ का मतलब क्या होगा, देखो एक जो बुक कंप्लीट बुक है 20 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाफ बुक किसको रिप्रेजेंट करेगी, 10 बुक्स को। तो यहाँ पे कितनी बुक सेल हुई हमारी, 20 ये और 10 ये, तो टोटल कितनी सेल हुई, 30 बुक्स। ठीक है, जो भी हमारा सिंबल होगा अगर उसको हाफ से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हाफ नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम पिक्चर्स के द्वारा ग्राफ शो करते हैं, उसको कहते हैं हम पिक्टोग्राफ। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप जो होती है हमारी ग्राफ की वो होती है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है हमारा, कि डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, कि डेटा जो होता है हमारा बार्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये बार्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, बार्स बोलते हैं। अब जैसे मान लिया हमने ग्राफ बनाना हो बार ग्राफ, तो हमने क्या लेनी होती है, एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और एक ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लिया एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम मैच, किसी क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की मान लिया बात कर ली हमने, यहाँ पे क्या ले लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग है मैच, और वर्टिकल जो है वो क्या है हमारे रन्स। अब मान लिया बोल दे कि फर्स्ट मैच के अंदर 10 रन्स बनाए, सेकेंड मैच के अंदर मान लिया 30 रन्स बनाए, थर्ड मैच के अंदर 20 रन, और फोर्थ मैच के अंदर मान लिया क्या है 40 रन्स बनाए। तो ये है, ये क्या है हमारे मैच, और ये कॉलम जो है वो किसकी है, रन्स की। अगर बोल दे कि इसका बार ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसे करेंगे, एक कॉलम तो एक एक्सिस तो हमने मैच की ले ली, एक एक्सिस हमने रन्स की ले ली। अब रन देखते हैं क्या है, 10 20 30 40, तो यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। ये मान लिया क्या है 10 का, ये 20 का, ये 30 का, और ये क्या है 40 का। मैच कितने हैं 1 2 3 4, तो ये मान लिया हमारा फर्स्ट मैच, ये मान लिया सेकेंड मैच, ये थर्ड मैच, और ये फोर्थ मैच। अब देखो फर्स्ट मैच के अंदर कितने मार्क्स बनाए, रन बनाए उसने 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक कॉलम बना देंगे, वर्टिकल कॉलम इस तरीके से 10 तक। सेकंड में क्या किया है 30, तो सेकंड के ऊपर हम क्या करेंगे 30 तक कॉलम ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर दी। थर्ड मैच में 20 है, तो थर्ड मैच में हम 20 तक इस तरीके से क्या करेंगे एक कॉलम ड्रॉ कर देंगे। फोर्थ मैच में उसने 40 रन स्कोर किए हैं, तो फोर्थ में क्या करेंगे हम हाईएस्ट टावर बना देंगे अपनी एक, ये इस तरीके से। तो ये क्या बन गया हमारा बार ग्राफ। इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, इसको बोलते हैं हमें बार ग्राफ। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड जो आता है हमारा डबल बार ग्राफ आता है। नेक्स्ट जो है वो है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी दो चीजों का अगर कंपैरिजन करना हो या फिर किसी दो चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मार्क्स स्कोर का भी ले सकते हैं। मान लिया रोहित शर्मा है, आप जानते होंगे, और मान लिया एक है विराट कोहली। दोनों ने मान लिया इकट्ठे 4 मैच खेले, इस चारों मैचों में रोहित शर्मा ने अलग रन बनाए, विराट कोहली ने अलग रन बनाए। ठीक है, अब मान लिया इन दोनों के ग्राफ्स को हमने कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे। ये मान लिया क्या हो गया हमारा इस तरीके से मैच, और यहां पे क्या आ गया हमारे रन्स। इसी तरीके से ले लेते हैं 10 20 30 40, यहां पे आ जाता है फर्स्ट मैच, ये मान लिया सेकंड मैच, यहां पे मान लिया थर्ड मैच। 3 मैच खेले उसने। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा का जो ग्राफ बनाएंगे हम किस तरीके से बनाएंगे, मान लिया हम इस तरीके से, और विराट कोहली का ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल ब्लैंक से। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया रोहित शर्मा ने फर्स्ट मैच में 20 रन बनाए, तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे ये ग्राफ, ये आ गया हमारा। अब रोहित शर्मा के ग्राफ में शेड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इस तरीके से शेड। विराट कोहली ने मान लिया फर्स्ट मैच के अंदर ही 30 रन बना दिए, तो 30 बना दिए, तो हम इसके बिल्कुल साथ में एक ग्राफ बनाएंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे।
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोहित शर्मा को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विराट कोहली को। तो दोनों ने, इसने बनाए हैं, रोहित शर्मा ने बनाए 20 और विराट कोहली ने बनाए 30। और यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे कि जो डैश वाला है वो रोहित शर्मा का ग्राफ है और ब्लैंक वाला है वो विराट कोहली का। अब बात करते हैं सेकंड मैच में। सेकंड मैच में मान लिया रोहित शर्मा ने बना दिए 40 रन्स, ये बना दिए, और इसको हमने क्या करना पड़ेगा, रोहित शर्मा का ग्राफ है तो लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और विराट कोहली मान लिया 10 रन पे आउट हो गया, तो इस तरीके से दिखा देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट मैच में मान लिया क्या है, रोहित शर्मा ने बना दिए 30 रन्स, ये आ गया इस तरीके से। थर्ड मैच के अंदर कोहली ने बना दिया मान लिया 40 रन्स, तो ये हो गया। तो इस तरीके से दो ग्राफ्स इकट्ठे बनाना क्या कहलाता है, हमारा डबल बार ग्राफ कहलाता है। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दो चीज़ों को अगर कंपेयर करना हो तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म है हमारी ऑर्गेनाइजिंग डेटा। मतलब डेटा को किसी ऑर्डर में हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज करने मतलब किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलरली ऑर्डर में अरेंज करना, इकट्ठा करके रखना क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक। अब मान लिया हमारे पास ये डेटा है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इसमें रेंडमली सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि किसी बच्चे को हमने पूछा कि किसी को मैथ पसंद है, किसी को साइंस, फिर मैथ, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, इस तरीके से डिफरेंट बच्चों से हमने पूछा और उनका डेटा हमने क्या कर लिया, लिख दिया। अब हमसे पूछ लिया जाता है कि इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड कीजिए एक पर्टिकुलरली ऑर्डर में। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म होती है हमारी टेबल की फॉर्म में डेटा को अरेंज करना। अब टेबल के अंदर हमारी 3 कॉलम्स बनेगी, एक बन जाएगी हमारी सब्जेक्ट की, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद आती है हमारी टैली मार्क्स, ये आप प्रीवियस क्लासेज में भी सीख के आए होंगे। उसके बाद है हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, मान लिया हमने बात की साइंस सब्जेक्ट की, कि साइंस कितने बच्चों को पसंद है। यहाँ पे हम करेंगे काउंट करेंगे तो हमने देखा कि साइंस जो है 1 2 3 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे 3। नेक्स्ट बात करते हैं मान लिया मैथ की। मैथ जो है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स को पसंद है तो 6 लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी हिंदी की। हिंदी कितने बच्चों को पसंद है, 1 2, मतलब 2 स्टूडेंट्स को ओनली हिंदी पसंद है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो है वो भी 2 स्टूडेंट्स को पसंद है, और एसएसटी जो है वो 1 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो यहाँ पे हमने ये टेबल तो कंफर्म कर ली, बना ली। अब यहाँ पे देखते हैं टैली मार्क्स कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे साइंस है, साइंस कितने बच्चों को पसंद है, 3, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 वर्टिकल्स बार लगा देंगे, ठीक है। मैथ कितने बच्चों को पसंद है, 6, तो कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 तक लिखने के बाद एक हम क्रॉस बार लगाते हैं इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को, और फिर आ जाएगा 6 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये हो गया, ठीक है। अब हिंदी कितने बच्चों को पसंद है, 2, तो यहाँ पे 2 बार लगा देंगे। इंग्लिश भी 2 को पसंद है तो 2 बार, और एसएसटी 1 को पसंद है तो 1 बार। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट कर लेंगे अपना टेबुलर फॉर्म के अंदर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ कोई वैल्यूज। मतलब 3 क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, साइंस की। साइंस जो पसंद करते हैं बच्चे वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, तो या ये कह सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साइंस क्या है, 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैथ क्या है, 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ हिंदी 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंग्लिश भी 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएसटी क्या है, 1। इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होगी हमारी टेबुलर फॉर्म, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। नेक्स्ट चीज होती है हमारी ग्रुपिंग ऑफ डेटा, डेटा का ग्रुप बनाना। तो यहाँ पे क्या होगी हमारी नेक्स्ट जो है ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ग्रुपिंग डेटा,
उसको देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ये मैंने क्या लिख दिए यहाँ पे, मार्क्स लिख दिए। मान लिया आपका क्लास में टेस्ट होता है मैथ का 30 मार्क्स का, और आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 30 मार्क्स में से आपने क्या देखा कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के इस तरीके से मार्क्स आते हैं, किसी के 11, 12, 8, 7, 6, 18, 22, 26, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि इस डेटा को ग्रुपिंग करके दिखाओ। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे आउट ऑफ कितने हैं नंबर, आउट ऑफ 30। तो हम आउट ऑफ 30 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्रुप 0 से 10, जिसके नंबर 0 से 10 के बीच में आए हैं। दूसरा ग्रुप बना लेंगे 10 से 20, और थर्ड ग्रुप बना लेंगे हम 20 से 30। 0 से 30 के बीच में ही मार्क्स आए होंगे, तो 3 ग्रुप बना लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और लास्ट जो कॉलम होगी हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मतलब 0 से 10 कितने बच्चों ने लिए हैं, 10 से 20 नंबर कितने बच्चों ने, 20 से 30 कितने बच्चों ने, ठीक है। और इसके बाद में बीच में जो होती है हमारी कॉलम वो होती है टैली मार्क्स की, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, हम इनके अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4। नेक्स्ट बात करते हैं 10 से 20 के बीच में। 10 से 20 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं। और 20 से 30 कितने आए हैं ये देख लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। अब टैली मार्क्स पे चलते हैं। 0 से 10 किसने के आए थे, 4 के, तो 4 बार से हम क्या कर देंगे, 4 को रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। फिफ्थ के लिए हम इस तरीके से बार लगाते हैं। 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर 10 होता तो एक बार और क्रॉस लगा देते, 10 हो जाता। अब 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ डेटा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपने सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी सर्कल और पाई चार्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है, डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म। डाटा जो है हमारा सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लिया ये क्या है, हमारा कोई भी सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करना। अब मान लिया हमारे पास जो है 3 सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। मैथ के अंदर जो है 50% बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, और साइंस के अंदर मान लिया साइंस के टेस्ट में 25% स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और हमारा इंग्लिश का जो टेस्ट होता है उसमें भी मान लिया क्या है 25% बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि इस डेटा को हम सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, फ्रैक्शन। ज़्यादा डीप में यहाँ नहीं देखेंगे, हम क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे निकलता है, अब परसेंटेज कितने में से होती है, आउट ऑफ 100 में से। तो मैथ की जो फ्रैक्शन होगी वो कैसे निकलेगी, 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा, मतलब 1/2। अब साइंस की बात अगर करें हम, साइंस का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, 25% है तो 25/100, 25 1 जा 25, 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4। सिमिलरली हम इंग्लिश का अगर फाइंड आउट करें तो इंग्लिश का फ्रैक्शन भी क्या आ जाएगा 25/100, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना होता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, अब ये सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, अब देखो यहाँ पे जो है मान लिया ये हमारा सर्कल, ये लाइन है, अगर इसकी बात करूँ तो मैं ये कितने डिग्री एंगल बना हमारा 180 डिग्री, और ये और ऐड कर दूँ तो मैं ये भी 180 और 180 कितना डिग्री हो गया, पूरे सर्कल में 360 डिग्री एंगल बनता है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा फ्रैक्शन हो ना उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये 1/2 था, मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे 1/4 था, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 90 डिग्री।
सिमिलरली यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई 360, तो यहाँ पे भी डिवाइड किया तो कितना आ गया 90 डिग्री। मीन्स हमारा जो सर्कल होगा उसमें 180 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैथ को, 90 डिग्री साइंस को, 90 डिग्री इंग्लिश को। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एंगल ड्रॉ कर लो, 180 कर लो, 90 कर लो या 90। अब जैसे मान लिया यहाँ ये हमने क्या ले लिया, इसका रेडियस फिक्स है, एक लाइन लेनी है। इसके ऊपर अगर 180 डिग्री में एंगल बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये पूरा एंगल होगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री साइंस का। अब ये लाइन आई है हमारी, इसके ऊपर अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 90 डिग्री। तो 180 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ को, तो ये आ जाएगा हमारा मैथ, और ये होगा हमारा 50%। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस को, और ये कितना होगा हमारा 25%, और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था इंग्लिश को, ये भी कितना होगा 25%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्कल के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं सर्कल या फिर पाई चार्ट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ देखते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको कहते हैं चांसेस भी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किसी भी काम की होने या ना होने के चांस, किसी भी काम के होने या न होने के चांसेस क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपके बोर्ड के पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप कहते हैं, या फिर मैं सोचता हूं कि आप जो है उस क्वेश्चन को 50% चांस है कि सोल्व कर सकते हैं, तो कितने चांस है कि आप नहीं कर सकते। अब 50% चांस है सोल्व करने के, तो 50% चांस किसके हुए, ना सोल्व करने के, तो चांसेस हो गए ना ये। देखो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कोइन है, कोइन के ऊपर क्या होता है, हेड और टेल होता है, ठीक है। अब उसको टॉस करते हैं, उसके 50% चांस होते हैं हेड आने के और 50% चांस होते हैं टेल आने के, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, उनको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लिया हमारे पास एक कॉइन है, उसके ऊपर क्या होगा, हेड और टेल, तो टोटल आउटकम कितने हुए, या तो हेड आएगा या टेल, तो कितने टोटल आउटकम हुए 2, एक ये एक ये। अब मान लिया आपने टॉस किया कॉइन और आपने कह दिया कि हेड आ गया, तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, फेवरेबल मतलब जो आता है वो हो गया हमारा हेड, अकेला आया है, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी, इसको इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आए, मतलब एक हेड आया हमारा, और कितने में से आया है 2 में से, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सिमिलरली अगर मान लिया हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो इसको भी क्या लिखेंगे 1/2, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने की और हाफ होती है हमारी टेल आने की। अब जैसे डाइस होती है हमारी, लूडो वगैरह खेलते हैं हम, उस पे नंबरिंग क्या होती है 1 2 3 4 5 और 6, 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम जो अगर बात करें हम, कितने हो जाएंगे टोटल आउटकम्स, 6 फेस हैं, 6 में से कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो 6 आउटकम्स हो गए। अब मान लिया आपने डाइस को रोल किया और उस पर 2 आ गया, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 क्या है एक सिंगल फेस पे, तो A1/6। अगर मैं बात करूं कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, वो भी क्या हो जाएगी 1/6, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। अब अगर मैं बात कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, कि 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 से बड़े कौन कौन से हैं, 5 और 6, कितने नंबर हैं 2, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए हमारे 2, और टोटल कितने थे हमारे 6, तो 2/6, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1/3। अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 4, 4 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 से कम कौन कौन से हैं 1 2 3, मतलब 3 नंबर हो गए,
तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 अपॉन में टोटल थे हमारे 6, तो क्या होगी 3/6 मतलब 1/2। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी नंबर लेस देन 4 की। आई होप आपको कुछ कुछ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।